गठबंधन की इंडिया अलायंस की जो रैली हुई, जिसको मैं कोऑर्डिनेट कर रहा था पिछले 15 दिन से, कल वहीं से होकर आ रहा हूँ। जिस तरह से लोगों में इंडिया अलायंस को लेके एक उम्मीद है और जिस तरह लोगों को इंडिया अलायंस के पार्टियां जो मुद्दे उठा रहे हैं, तो वो मुद्दों को लेके जो उम्मीद है, मुझे लगता है कि इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को हराने में कामयाब होंगे। और ख़ासकर जो पहले चरण का जो पहले इलेक्शन का पहला चरण जो हुआ है, जो फर्स्ट फेज जो इलेक्शन हुआ है, उसमें 102 सीट में पोलिंग की। हम लोगों ने हमारे लीडर्स के साथ बातचीत की, अलग अलग लीडर्स के साथ, हमारे जो सर्वेस करते हैं उनसे हम लोगों ने बातचीत की, हमारे अलायंस पार्टनर्स के लीडर्स के साथ और उनके सर्वे टीम्स के साथ हम लोगों ने बातचीत की। बातचीत करने के बाद एकदम साफ इससे नज़र आ रहा है 102 सीट्स के में 70% से ज़्यादा सीट इंडिया अलायंस जीत रही है। अगर आप लोगों को मैं और थोड़ा डिटेल में अगर मैं बताना चाहूँ तो तमिलनाडु में 40 सीट के 40 सीट इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। 40 सीट के 40 सीट इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 5 सीट इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। महाराष्ट्र में 5 सीट इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। मध्य प्रदेश में 4 सीट इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 1 सीट में इलेक्शन हुआ, वो 1 सीट छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत रही है। जम्मू कश्मीर में उधमपुर में 1 सीट में इलेक्शन हुआ, वो कांग्रेस जीत रही है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में हमारी सिटिंग सीटें वहाँ पे कांग्रेस जीत रही है। और राजस्थान में 12 सीट में 7 सीट क्लियर कट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। 4 सीट में कांटे की टक्कर है, 1 सीट शायद वो बीजेपी के खाते में जाएगी। तो इससे एकदम साफ नज़र आ रहा है कि मिनिमम 70% से ज़्यादा सीट इंडिया अलायंस को मिल रही है। तो इससे नरेंद्र मोदी जी बौखला गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर बौखला गए हैं। उनको अब समझ में नहीं आ रहा कि अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी का मुद्दा हम लोगों ने उठाया है, उसका वो कैसा जवाब देंगे। हमारा सीधा सवाल है 2014 के इलेक्शन में और 2019 के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी लगातार देश को बेवकूफ़ बनाने का काम किए, बड़े बड़े वायदे किए। हम बहुत सारे वो 100 के वायदे किए, उन वायदों के बारे में हम पूछ ही नहीं रहे। हम 5-6 उनके बड़े वायदों के बारे में बार बार हम सवाल करते आए हैं, पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर। हम उनको ये पूछ रहे हैं, भाई 2 करोड़ नौकरियां आपकी, यानी कि 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां का क्या हुआ, हमें एक रिपोर्ट कार्ड दीजिए। आप 15-15 लाख रुपए खाते में डाल दूँ बोले थे, वो पैसे कहाँ गए? पैसे लाने की तो दूर की बात, आप जो है अपने अमीर दोस्तों को 15 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसे माफ़ करके उनको देश से भगा दिए। काला धन आया या वाइट धन लेके भगाया गया, ये सवाल हम उनको पूछ रहे हैं। आपने बोला 2022 तक हर हिंदुस्तानी गरीब के सर पे छत रहेगा। 2022 के 2024 आ गया है। कितने लोगों को आपने छत दिया, कितने लोगों को आपने घर दिया? आपने बोला 2022 तक बुलेट ट्रेन आएगी हिंदुस्तान में। आपकी बुलेट ट्रेन तो दूर की बात, आप जो ट्रेन आपने जो स्टार्ट किया वो हर हफ्ते वो एक्सीडेंट हो रहे हैं। और किससे एक्सीडेंट हो रहे हैं? गाय से टकरा के एक्सीडेंट हो रहे हैं। आपको जो मालूम 10 ऐसे इंसिडेंट में लिखा होगा। तो आपकी बुलेट ट्रेन कहाँ गई? आपने देश के किसानों को वायदा किया, आपने वादा किया देश के किसानों को कि 2022 तक उनकी इनकम डबल होगी। डबल तो दूर की बात, इनकम कम हुई। और किसानों को ख़त्म करने के लिए, छोटे मोटे किसानों की ज़मीन हड़पने के लिए आप काले कानून लेके आए थे। 14 महीने एजिटेशन चला, काले कानून वापस लेना पड़ा, 800 से ज़्यादा किसान मारे गए। तो हम इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप MSP, मिनिमम गारंटी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो किसानों को देने की बात की थी, उसका क्या हुआ? आज हम मैनिफेस्टो में कह रहे हैं कि हमारी सरकार अगर आए तो पहले दिन हम MSP किसानों को देंगे और डिक्लेयर करेंगे। तो इस तरह की जो 5-6 बड़े जो गारंटीज थे, वो हम लोग बार बार उनसे पूछने की कोशिश की, उसका जवाब नहीं था। उल्टा ये क्या कह रहे हैं, हमको 400 पार करवा दीजिए, 400 हमको पार करवा दीजिए। तो लोग पूछे भाई आपको जो है चुनाव जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए आपको 50% सीट चाहिए, आपको जो है
543 सीट्स में 50% कितने होते हैं? 275 आपको चाहिए। 275 सीट्स के लिए आप मेजॉरिटी के लिए आपको वोट मांगना है। आप 400 पार क्यों बोल रहे हैं? बाद में अनंत कुमार हेगड़े का बयान आ गया, इनके कई नेताओं का बयान आ गया कि 400 पार ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अगर बदलना है 407 सीट इनको चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो बदलना चाह रहे हैं उसमें क्या बदलना चाह रहे हैं? एक तो रिजर्वेशन खत्म करना चाह रहे हैं, एक तो फंडामेंटल राइट्स खत्म करना चाह रहे हैं, एक तो वोटिंग राइट्स खत्म करना चाह रहे हैं, एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाह रहे हैं, एक तो कुछ कम्युनिटीज़ के वोटिंग राइट्स खींचना चाह रहे हैं। ये जो स्पेशल पैकेजेस हम लोग जो देते हैं उसको ख़त्म करने की ये बात करें। ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड ख़त्म कर दो, ये कहते हैं कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ख़त्म कर दो, ये कहते हैं कि माइनॉरिटीज़ का वोटिंग राइट ख़त्म कर दो। ये इनकी इनके जो लीडर्स नागपुर में बैठे हैं जो बार बार कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलना है, तो उनका जो आरएसएस का लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन इस देश पे लागू करने की इनका एक षड्यंत्र है, इनकी एक जो कॉन्स्पिरेसी है। अब ये साजिश जब भी इनकी कामयाब होगी, इस साजिश में जब भी ये कामयाब होंगे जब इनको 407 सीट मिलेंगे। जब हम लोगों ने इसका खुलासा किया, जब हम लोगों ने इसकी बात करने लगी, जब हम लोगों ने इसको खुल के लोगों के बीच में इनका जो कॉन्स्पिरेसी है लोगों के बीच में लाने लगे, तो इस देश के दलित्स, इस देश के आदिवासी, इस देश के अक़लियत और इस देश के बैकवर्ड सब इकट्ठा होके हमारा ग्राउंड रिपोर्ट, मैं पूरे हिंदुस्तान में घूम के आ रहा हूँ, हमें जो ग्राउंड रिपोर्ट हमारे हेड ऑफिस में मिल रहे हैं, ये सारे जो कम्युनिटीज़ मिल के एक तरफा वोटिंग की हैं। हमारे लीडर्स भी बहुत सारे ऐसे हैरान हैं, खासकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह में, कि इस तरह की वोटिंग कैसे हुई। तो मूल मुद्दा लोगों के सामने कॉन्स्टिट्यूशन जो है बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उसको नाकाम करना है। अनएम्प्लॉयमेंट का जो इतना बड़ा मुद्दा है, अब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाली पार्टी को वोट देना है, और जो पार्टी हमारे जो इंस्टीट्यूशंस को बचा सकती हैं उसको वोट देना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो प्रोटेक्ट कर सकती है उसको वोट देना है। तो ये मुद्दे ग्राउंड पे बन गए। इसकी वजह से जब इनका इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिला, जब प्रधानमंत्री को ये पता चला कि 70% से ज़्यादा सीट इंडिया अलायंस को जा रहे हैं जो पहले वाले फेज में, तो कल इनकी बयानबाजी हुई। अब बयानबाजी क्या करते हैं? मनमोहन सिंह ने कभी बोला था कि नेचुरल रिसोर्स और नेशन के रिसोर्सेज के ऊपर अक़लियतों का पहला हक होना चाहिए। उनका कहने का मतलब ये था, भाई किसी भी देश में जो अक़लियतें रहते हैं वो डरे हुए होते हैं, वो इनसिक्योर होते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनके साथ सही तरीके से बर्ताव नहीं होता है, उनके साथ डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो इसके लिए उनको प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है, उनकी भलाई, उनका डेवलपमेंट को लेकर भी उनका ख्याल रखना है, इसको ले उनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है करके मनमोहन सिंह जी ने बोला था। कल जिस तरह का बयान उन्होंने प्रधानमंत्री दिया है, ये आज तक मुझे नहीं लगता कि कोई हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इतनी गिरी हुई हरकत किया होगा, इतने गंदे तरीके से किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करके इसके गंदे तरीके से बयानबाजी किया होगा। आज कल रात में हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट किया। आज टाइम अभी थोड़ी देर पहले हमें मिला था, हमारी टीम वहाँ पे गई है, कंप्लेंट की है और बोले हैं कि इस कंप्लेंट को लेके एक्शन लेना चाहिए प्रधानमंत्री के ऊपर करके उनको हम लोगों ने बोला है। इन लोगों ने ये भी बोला है कि ये जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का है, ये मैनिफेस्टो में खाली मुसलमान करके लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के कॉपी भेजी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और इलेक्शन कमीशन को, कि खुलेआम एक प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। अगर हम दलितों की बात करते हैं, बैकवर्ड्स की बात करते हैं, माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि कोई समाज में जो है इक्वालिटी होना चाहिए, कोई समाज में लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। अब कोई दबी कुचली अगर कौम है, वो कोई भी हो सकते हैं, दलित भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, बैकवर्ड भी हो सकते हैं, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए कुछ स्कीम्स देते हैं, कुछ स्कॉलरशिप्स देते हैं, कुछ अलग अलग उनके लिए पैकेजेस देते हैं। ये लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए किसी को किसी के खिलाफ खड़ा करने के लिए नहीं कहते। तो उन्होंने ये जो कल झूठ बोला है, उस झूठ को भी लेके हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट किया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी हम लोग एक कॉपी भेज रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में मैनिफेस्टो की कॉपी हम बंटवाएंगे।
कि एक प्रधानमंत्री किस तरह से झूठ बोल के हिंदुस्तान के समाज को डिवाइड करके, पोलराइज करके वो वोट लेने की कोशिश करता है और किस तरह से वो जीत के आता रहा पास में, ये उसका पर्दाफाश हम लगातार आज से करना शुरू करेंगे। हमारे मुद्दे साफ हैं। हम चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान के समाज में सबका बराबर का हिस्सेदारी हो, हिंदुस्तान के समाज में सबको जो है, जो गरीब हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, जो अनएजुकेटेड यूथ हैं उनको नौकरियां हम क्रिएट करें, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, सब में बेखौफ तरीके से सियासत करें, बेखौफ डेमोक्रेसी हम इस्टेब्लिश करें, ईडी, सीबीआई, आईटी जैसे एजेंसी की ऑटोनॉमी रहे, सरकार अपनी उनको कठपुतलियों की तरह नचाए ना, और हम लोग मीडिया को पूरा ऑटोनॉमी दें, उनके ऊपर रेड्स करवा के उनको मीडिया वालों के ऊपर उनके ऊपर एक प्रेशर बना के अपने तरफ वो एक तरफा चैनल्स चलाते रहे या नहीं तो मीडिया हाउसेस चलाते रहे। ये इस तरीके का एक वातावरण जो क्रिएट करें, इसको ख़त्म करना चाहते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ से जो है ये देश चले। ये कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन अपर कास्ट, कौन लोअर कास्ट, इसके बेसिस के ऊपर देश ना चले। तो ये हम दोबारा रीएस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी, एनडीए और नरेंद्र मोदी को हराना बहुत ज़रूरी है, और वो हारा जब भी एक प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक और सेक्युलर गवर्नमेंट बनेगी, जो फिर से एक बार रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन का रूल इस हिंदुस्तान में जो है इस्टेब्लिश करने में कामयाब होगी। अब कर्नाटक को आते हुए दो सेंटेंसेस में कहकर अपनी बात खत्म करूँगा। पिछले इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में, हम लोगों ने यहाँ पे कई मुद्दे रेस किए थे, खासकर अक़लियतों को लेके, हिजाब का, अज़ान का, हलाल का, रिजर्वेशन का, 50 तरीके के इन्होंने मुद्दे उठाए थे। हम लोगों ने कहा था इलेक्शन में कि जो है ये मुद्दों को हम लोग हैंडल करेंगे, इस तरह हैंडल करेंगे कि पोलराइजेशन भी ना हो और हमारे हक भी हमें बचा रहे। एक दूसरा जो है 40% करप्शन था, तीसरा गारंटीज था। अब ये लेके बहुत हिस्टोरिक मैंडेट, तमाम लोग इसमें पार्टिसिपेट करके हर कौम के, हर ज़ात के लोग वोट दिया, बड़ा हिस्टोरिक मैंडेट हमें मिला। अब सबसे बड़ी बात है, हम चुनाव में जीत के आने के बाद ये गारंटीज़ को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। यहाँ पे हम पूरी कोशिश करेंगे एक ऐसी फ़िज़ा बने रहे जिसमें जो है किसी की गुंडागर्दी ना चले, किसी के ऊपर हम लोग प्रेशर ना क्रिएट करें, समाज में टेंशन्स ना क्रिएट हों, और पोलराइजिंग इश्यूज़ को हम लोग जो है दबाने की कोशिश किए हैं यहाँ पर, जिसके वजह से मुझे लगता है कि अवाम में भी एक राहत है, एक राहत की ज़िंदगी जी रहे हैं, एक पीसफुल एनवायरनमेंट हम लोग क्रिएट किए हैं। पार्लियामेंट इलेक्शन में भी उसका भारी असर पड़ने वाला है। अभी 2, 3, 4 दिन के बाद 26 तारीख को जो पहला फेज़ होगा यहाँ पे कर्नाटका में, इंडिया का दूसरा फेज़ रहेगा लेकिन कर्नाटक का पहला फेज़ रहेगा। 14 सीट में हम लोग पोलिंग होगी। 14 में हमारी जो इंटरनल हमें खबर है कि हमें 12 से 13 सीट के ऊपर हमें जो है जीत हासिल होगी, और अगले 14 सीट्स में भी बड़ी जीत हमें हासिल होगी। उसमें और मेहनत हम लोग करेंगे। एक सीट पे अक़लियतों के एक कैंडिडेट, मुसलमान एक कैंडिडेट, एक सीट पे बेंगलुरु सेंट्रल में लड़ रहे हैं। हमारे जो आज स्टेट में जो सीनियर मोस्ट लीडर हैं, रहमान खान साहब के बेटे मंसूर खान साहब जो है इलेक्शन ये लड़ रहे हैं, AICC सेक्रेटरी है, और तेलंगाना में जब इलेक्शन हो रहा था वहाँ पे काफ़ी मेहनत करके काफ़ी एक्सपीरियंस गेन किए हैं, और यहाँ पे भी पार्टी में काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। और सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी दिन ब दिन काफ़ी हमारा चांसेस इम्प्रूव हो लेके जा रहे हैं। हमेशा जो है जब से मुझे लगता है कि 60 से लेके 10-12 साल पहले तक, 15 साल पहले तक भी जो है लगातार बेंगलुरु में एक मुस्लिम कैंडिडेट जीतते आए हैं। इधर 2-3 इलेक्शंस में हम लोगों को कामयाबी नहीं मिली। पहले 3 सीट में जीतते थे, बेंगलुरु में, हावेरी में, गुलबर्गा में। बाद में गुलबर्गा रिजर्व हो गया। हावेरी में हम लोगों को पोलराइजेशन की वजह से हम जीत नहीं पाए। सेंट्रल में हम लोग कामयाब हो सकते थे, पर सम रीज़न जो है 14 का इलेक्शन पूरे हिंदुस्तान भर में पोलराइज था, 19 का इलेक्शन पूरा पोलराइज था। ये इलेक्शन थोड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड है और फ़िज़ा भी ठीक हो लेके जा रही है। मुझे लगता है कि एक तरफा अगर हम लोग सब एक होके अगले 3-4 दिन और मेहनत करके अगर हम लोग मेहनत करेंगे और एक तरफा वोट देंगे, तो हमें सेंट्रल में भी हमारे कैंडिडेट को कामयाब बना सकते हैं, और बहुत दिनों के बाद एक मुस्लिम कैंडिडेट को हम लोग यहाँ पे जिता सकते हैं। मैं खासकर बेंगलुरु सेंट्रल पूरे कर्नाटका के आवाम से अपील कर रहा हूँ
कि आप जुमा का दिन रहेगा, जहाँ जहाँ अभी ये वोटिंग पे 26 तारीख की वोटिंग में जुमा का दिन रहेगा, सारे 14 सीट्स में भी आप लोग जुमा के बाद के लिए वेट मत कीजिए, जुमा के बाद का इंतज़ार मत कीजिए। जुमा के पहले सवेरे सवेरे नमाज़ पढ़ने के पहले जाके अपना वोट डाल के आके फिर जुमा की तैयारी कीजिए। जुमा के बाद के लिए वेट कर लेंगे वोट करने के लिए, फिर ऐसा ही 1-2 घंटे टाइम निकलते जाए तो हो सकता है कि हम जाके क्यू में ना खड़े हों और वोट ना डालें। इससे भारी नुकसान सेकुलर ताकतों को होगा। और ख़ासकर सेंट्रल में जो है सारे लोग, अलग अलग जमायतों से भी मैं अपील कर रहा हूँ, अलग अलग लीडरों से अपील कर रहा हूँ और आवाम से भी अपील कर रहा हूँ कि एक हिस्टोरिक चांस है। एक नौजवान एजुकेशनिस्ट है, उनके फैमिली में काफ़ी दिन से वो लोग सियासत देख के आए हैं। उनके वालिद साहब कम्युनिटी की काफ़ी कम्युनिटी को काफ़ी सर्विस दिए हैं, दिल्ली में हो या बेंगलोर में हो। और बहुत सारे लोग 50 चीज़ें बोलते हैं, 50 चीज़ें यूट्यूब वो उसमें सोशल मीडिया में छोड़ते हैं। ये लड़ाई आप एक इंडिविजुअल की नहीं है, ये लड़ाई किसी कैंडिडेट की नहीं है, ये लड़ाई जो है मोदी वर्सेस सेकुलर ताकतों की है, कम्युनल ताकतों की वर्सेस सेकुलर ताकतों की है। एक नया नौजवान लड़का है, अगर आप जिताएंगे तो ये सीट आने वाले दिनों में और लगातार हम जीतते रहेंगे। कोई कोताही नहीं होना चाहिए, कोई आलसीपन नहीं होना चाहिए, कोई लापरवाही नहीं होना चाहिए। ये क्योंकि हम लोग को वोट करना है। इंशाअल्लाह सेंट्रल में भी, कर्नाटका के 14 सीट में भी और पूरे हिंदुस्तान में भी सेकुलर ताकतों की जीत होगी और हम लोग आने वाले दिनों में एक अच्छी गवर्नमेंट इस आवाम को देने में कामयाब होंगे।